हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इसी गेट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी और आज से मैं नेटवर्क एनालिसिस की नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। और आने वाले वीडियोज में नेटवर्क के इतने टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा इसके अंदर, जिसमें से आपका आएगा बेसिक्स। बेसिक्स में आपको कवर कराऊंगा बेसिक डेफिनेशंस, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, एनर्जी, पावर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, केसीएल, केवीएल, मैथ, नोड, ये सब आएगा आपका बेसिक्स के अंदर। उसके बाद स्टार्ट करूँगा स्टेडी स्टेट एसी सर्किट, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, साइनसोइडल वैल्यूज। और इसके अंदर एक टॉपिक आएगा आपका रेजोनेंस, जिसमें आएगा क्वालिटी फैक्टर। ये सब चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। इसके बाद टॉपिक स्टार्ट होगा थ्योरम्स। थ्योरम्स में सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन, ट्रांजिएंट स्टार्ट करूँगा। उसके बाद टू पोर्ट नेटवर्क होगा, ग्राफ थ्योरी, मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, फिल्टर्स, सिंथेसिस। सिंथेसिस वाला पोर्शन जनरली गेट में क्वेश्चन आते नहीं है। इससे इससे क्वेश्चन आते हैं केवल ईएस में। ये सबसे लास्ट में कवर करेंगे अपन सिंथेसिस वाला टॉपिक। तो इसके लिए आप कुछ स्टैंडर्ड बुक प्रेफर कर सकते हैं, मैंने लिख के रखी है इसमें। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए अलेक्जेंडर सादी को ले सकते हैं आप। इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस के लिए हेट एंड कैमरली बुक ले सकते हैं। नेटवर्क और सिस्टम के लिए डी रॉय चौधरी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से। तो देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशंस। नेटवर्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बेसिक डेफिनेशन पता नहीं होती है, प्रॉपर डेफिनेशन, और इस चक्कर में कई बार क्वेश्चन अपन गलत कर बैठते हैं। तो अपन बेसिक डेफिनेशन एक एक चीज़ की देख लेते हैं। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ज। चार्ज क्या होता है? द बेसिक क्वांटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। चार्ज ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है, इसको बोलते हैं चार्ज। इसकी वैल्यू क्या होती है? क्यू से डिनोट करते हैं इसको, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम हो गई इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम। करंट देख लेते हैं। करंट क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। टाइम रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, या इसको क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। मतलब जो चार्ज होगा टाइम के साथ फ्लो हो रहा है, चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, टाइम के साथ टी इक्वल्स टू 0 पर है ये चार्ज आपका यहाँ पे आ गया एट टी इक्वल्स टू, मान के चलिए 5 सेकेंड पे। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम के साथ चेंज हो रहा है चार्ज, वो होता है आपका करंट। करंट क्या हो गया? डी क्यू बाई डी टी। टाइम रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड। कूलम पर सेकंड यूनिट हो गई करंट की। लेकिन जनरली अपन करंट की यूनिट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और नेटवर्क एनालिसिस में एम्पियर यूज करते हैं। ये हो गया आपका करंट। देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है? टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब ये आपका एक वायर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अपन को ले जाना है। तो इसमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा आपका। तो इन नेटवर्क एनालिसिस ये जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने बताया, ये नेटवर्क एनालिसिस में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ या वोल्टेज। ईएमएफ और वोल्टेज एक ही चीज़ होती है। तो वोल्टेज आपका क्या हो गया? अपन ने चार्ज पे कुछ वर्क किया यहाँ पे, तब चार्ज यहाँ से आके यहाँ आ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया। तो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो वर्क किया वही होता है आपका वोल्टेज या ईएमएफ। तो वोल्टेज क्या हो गया? डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क वर्क और एनर्जी एक ही होती है। मैं आपको बताता हूँ आगे वर्क और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। तो वर्क की यूनिट हो गई जूल और चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम। तो वोल्टेज की जनरली यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलाम। लेकिन इसको जनरली नेटवर्क में अपन वोल्टेज से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। पावर देखते हैं। पावर क्या होता है? टाइम रेट ऑफ एनर्जी
इज कॉल्ड एज पावर। टाइम के साथ एनर्जी चेंज हो रही है, टाइम के साथ एनर्जी चेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। कितने टाइम में एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। तो पावर की यूनिट हो जाएगी आपकी जूल पर सेकेंड। जूल होती है एनर्जी की यूनिट, टाइम की यूनिट सेकेंड। जनरली इसकी यूनिट होती है वॉट, जो अपन नेटवर्क में यूज करते हैं। तो पावर आपका क्या हो गया? डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू क्या हुआ? वोल्टेज इंटू डी क्यू बाई डी टी, करंट बताया मैंने। तो वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है? पावर। यहाँ से डी क्यू कैंसिल हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो गया आपका? पावर हो गया। तो ये होता है आपका पावर। और देखते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। जो किसी वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी को पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं अपन। अपन ने देखा था पावर क्या था? डी डब्ल्यू बट्टे डी टी। तो यहाँ से एनर्जी क्या हो गई? डी डब्ल्यू एनर्जी है, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं? पावर इनटू टाइम। या एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपका पूरा पावर, जीरो से लेके टी तक में आपका पूरा पावर, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पूरा पावर, वो होती है आपकी एनर्जी। इसकी यूनिट होती है जूल। एनर्जी एंड वर्क हैज़ द सेम यूनिट मेजरमेंट, दैट इज जूल। एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम ही होती है, जूल। अब देखते हैं वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी चीज़ को ले जाने के लिए अपन ने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया इसमें, तो वो होता है वर्क। फोर्स अप्लाई किया अपन ने, और जितना डिस्प्लेसमेंट, मान के चलिए एल इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आपका वर्क क्या हो गया? जो आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू डी एल। इसकी यूनिट होती है जूल। देखते हैं रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रजिस्टर, इट अपोज द करंट। याद रखिए, इट अपोज द करंट। बाय डूइंग सो इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जैसे ये हो गया आपका कोई सर्किट, यहाँ से आपने वोल्टेज अप्लाई किया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो रजिस्टर क्या करेगा? करंट को अपोज करेगा फ्लो करने के लिए, करंट को अपोज करेगा। करंट को अपोज कैसे करेगा? जो इसमें ये अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, इसको ये हीट में कन्वर्ट कर देगा रजिस्टर, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इसको और क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर। और रजिस्टर को अपन का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। अब यहाँ पर रो क्या होता है? रो होता है आपका रेजिस्टिविटी। ये भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होती है, कंडक्टर की अलग, सेमीकंडक्टर की अलग, इंसुलेटर की अलग। अब इसमें एक चीज़ और होती है कंडक्टिविटी, आप जानते होंगे। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इसकी जस्ट अपोजिट होती है रेजिस्टिविटी की। कंडक्टिविटी अपोजिट होती है। कंडक्टिविटी वो होती है कि किसी सर्किट की करंट कैरी करने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। तो जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो हो सकता है। सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी उससे कम होती है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है। तो जब कंडक्टर की बात करते हैं अपन, तो उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। ये तो हुई कंडक्टर की बात। अब मान के चलिए सुपर कंडक्टर है आपका, तो सुपर कंडक्टर में क्या होना चाहिए? कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और रेजिस्टिविटी जीरो होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए सुपर कंडक्टर में। तो आइडियल केस में सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जीरो और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होनी चाहिए। ये तो हुई आपकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी।
अब देखते हैं अपन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ द एबिलिटी टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी? ओम सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये ओम, ऊपर जाके इसको क्या बोलते हैं? मो, MHO, मो पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी कंडक्टिविटी की। और इसकी जनरली यूनिट क्या होती है? साइमन। कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन। करंट डेंसिटी क्या होती है आपकी? करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से आपका कितना करंट पास हो रहा है, वो होती है करंट डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं जे से। तो जे क्या होगा? करंट पर यूनिट एरिया। करंट की यूनिट एम्पियर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो जे इक्वल्स टू, इसका एक फॉर्मूला और होता है कंडक्टिविटी के टर्म में, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन टर्म ऑफ फोर्स। मतलब किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, फोर्स कितना है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसकी यूनिट होती है, इसको लिखते हैं अपन वोल्ट पर मीटर में या न्यूटन पर कूलाम में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलाम में। कंडक्टेंस क्या होता है आपका? कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है आपका कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं जी से। जी हो गया 1/R। रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, इसकी यूनिट हो जाएगी मो। तो ये तो ही नेटवर्क से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं और ये अपने आने वाले वीडियोज़ में फ्रिक्वेंटली यूज होगी, तो बेटर होगा कि आप इनको याद कर लें अच्छे से। और देखते हैं अपन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ और देख लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच का, मान के चलिए यहाँ का V1 वोल्टेज है, यहाँ का V2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। एक चीज़ और होती है, वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट के बीच में होता है, किसी न किसी के रेफरेंस में लेके। जैसे कोई सर्किट है, V1 है, तो इसका वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में होगा? इसका वोल्टेज होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, V1 वोल्टेज। इसका वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्राउंड के वोल्टेज में। ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं अपन, या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है? स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू एलिमेंट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू एलिमेंट। अब प्रोपोर्शनल हटा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा इसमें, रजिस्टर। तो V इक्वल्स टू आर आई, V इक्वल्स टू आई आर हो गया आपका ओम्स लॉ। इसको और देख सकते हैं अपन। इट ऑल्सो स्टेटेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ओम्स लॉ के कई फॉर्म होते हैं लिखने के, जैसे करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में अपन ओम्स लॉ लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर आपका टाइम के साथ वेरी नहीं होना चाहिए। अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, अदर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ होते हैं जैसे I इक्वल्स टू जी इंटू वी। जी मैंने बताया था क्या होता है? कंडक्टेंस। और ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आर इंटू आई होता है, तो आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो ये सब तो हुए ओम्स लॉ के लिखने के अलग अलग टाइप। Ohm's law is valid when temperature and conductivity of the material are constant. ओम्स लॉ कब वैलिड होगा? जब टेम्परेचर और कंडक्टिविटी मटेरियल की कांस्टेंट हो, टाइम के साथ वेरी ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स,
ये हुई आपकी ओम्स लॉ की बात। इसके आगे मैं अगले वीडियो में आपको KCL, KVL, मैथ नोड ये बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कीजिए। थैंक यू।